हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल भारती भवन, और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्लास 10th का बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में चैप्टर का नाम रहेगा जनन। क्या रहेगा? जनन। तो इस जनन चैप्टर में मैं एक या दो क्लास में ले चुका हूँ। तो आज मैं आपको पिछली वीडियो में मैं यहाँ तक ले चुका हूँ, इस क्लास तक ले चुका हूँ। ओके, तो आज कि इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मादा जनन तंत्र क्या, मादा जनन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। ओके, कि मादा जनन तंत्र जो होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट नंबर बात कर लेते हैं अंडाशय, यानी मादा जनन तंत्र जो होता है उसमें सबसे पहली बात तो अंडाशय की बात कर लेते हैं, उसके बाद अंडवाहिका, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिसका नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसी नॉलेज को आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि आप देख लीजिए कि अंडाशय क्या होता है, और ये फीमेल में होता है, मतलब कि गर्ल्स में होता है, महिलाओं में होती है। समझ गया? तो ये यानी कि बात करते हैं कि मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में ही होता है। मतलब कहा जाता है कि मादा युग्मक या फिर अंड कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में ही होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि ये इसमें क्या क्या होगा कि लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड होते हैं। ओके, और उसका जो है यौन आरंभ पर जो है इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं, यानी यौन आरंभ के बाद जो है इस पे जो अंड होते हैं वो कुछ, मतलब अंड तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ अंड ऐसे होते हैं कि परिपक्व होने लगते हैं। और उसका जो है दो में से एक यानी बहुत सारे नहीं होते हैं, उसमें से सिर्फ दो ही अंड होते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एक फिगर दिखा रहा हूँ, जैसे कि एक ये अंड होते हैं और एक ये अंड होते हैं, ये ही दोनों होते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ यही दोनों होते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे बात करते हैं कि दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। ओके, उसके बाद जो है सेकंड नंबर बात करते हैं कि यहाँ पे अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। तो इसके बारे में देख लीजिए कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तथा तक स्थानांतरण करती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। मतलब कहा जाता है कि अंडवाहिका में क्या क्या होता है कि अंडाशय द्वारा जो भी उत्पन्न होता है अंड कोशिका को गर्भाशय तक इसमें स्थानांतरित किया जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम बात करते हैं कि अंड कोशिका वो शुक्राणु का निषेचन जो होता है वो यहीं पे होता है, मतलब अंडवाहिका में ही होता है। उसके बाद जो हम बात करते हैं गर्भाशय क्या होता है, तो गर्भाशय देख लीजिए कि क्या होता है कि यह एक थैलीनुमा संरचना है जहां पर शिशु का विकास होता है। मतलब कहा जाता है कि ये जो गर्भाशय है ये एक थैली की तरह बनी होती है जिसमें एक बालक का या बालिका का, मतलब जो भी संतान होती है उसका यहाँ पे निर्माण होता है, विकास होता है। ओके, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। मतलब कहा जाता है कि ये जो गर्भाशय है ये ग्रीवा के द्वारा जो है ये योनि में जाकर के खुलता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये मानव का जो मादा जनन तंत्र है उसका ये फिगर दिखाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये अंडवाहिका है, मतलब कि ये पाइप की तरह जो दिख रहा है ये आपको एक अंडवाहिका यानी फेलोपियन ट्यूब है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताया था फेलोपियन ट्यूब। इसका काम क्या होता है, सो देखिए अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका का गर्भाशय स्थानांतरण तक इसमें किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा जो भी होता है इसके द्वारा ही इस स्थानांतरित किया जाता है। और अंड कोशिका वो शुक्राणु का निषेचन जो होता है वो इसी में किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख ले सकते हो, ये आपको मैं पहले बताया था, ये और ये जो दो पर दिख रहा है ये आपका अंडाशय है। और उसका जो है ये आपको दिख रहा होगा ये, ओके, ये आपका गर्भाशय है। इसी गर्भाशय में जाकर के है जो है शिशु
का विकास होता है। ओके, और ये ग्रीवा है, यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया था, ये ग्रीवा है। ओके, तो ये ग्रीवा है और ये जो गर्भाशय है ये ग्रीवा को होते हुए ये योनि में जाकर के ये खुलता है। क्या समझ में आया? उसके बाद जो है यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या होता है कि निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। मतलब कि कहा जाता है कि जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो निषेचित अंड युग्मनज वो कहलाता है। अब जो गर्भाशय में रोपित तो होता है, गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज के विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण भी यहीं पे होता है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? तो यह एक विशिष्ट ऊतक होता है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या क्या होता है वो देखो कि यहाँ क्या क्या होता है। माँ के रक्त से ग्लूकोज यानी ऑक्सीजन यानी कि पोषण कह सकते हो भ्रूण को प्रदान करना। मतलब कि कहा जाता है कि इसका जो कार्य हो सकता है वो माँ के रक्त से जो ग्लूकोज यानी ऑक्सीजन जो है वो भ्रूण को प्रदान करना होता है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटाना भी होता है। अब बात करते हैं कि अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। मतलब कहा जाता है कि जब अंड का निषेचन होता है तब से लेकर के जब तक कि शिशु का जन्म न हो जाता है तब तक उसके काल को हम गर्भकाल कहते हैं। मतलब कि वो गर्भ में ही रहता है, उसको हम गर्भकाल ही कहते हैं। इस अवधि लगभग 9 महीने होती है। मतलब कि इस यानी अंड से लेकर के जब तक कोई शिशु जन्म नहीं हो जाता है उसकी अवधि जो है तकरीबन कितनी होती है? 9 महीने होती है। 9 महीने में शिशु जो है तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे बात करते हैं कि जब अंड का निषेचन नहीं हो पाता है तब क्या होता है। यानी कि यह हमारे पास था कि जब अंड का निषेचन होता है तब क्या होता है, अब जब नहीं होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर देख लो कि क्या होता है कि हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब कहा जाता है कि हर 1 महीने जो है ये गर्भाशय खुद से जो है निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए ये तैयार हो जाता है। और उसका जो है गर्भाशय की भित्ति जो है मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाता है और यह भ्रूण के विकास के लिए ये बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं यदि निषेचन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। मतलब कि जब निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह परत धीरे धीरे क्या होता है टूट करके योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाता है और यह चक्र लगभग जो है 1 महीने का समय लेता है और इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है 40 से 50 वर्ष उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है जिसे हम रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। ये ऐसा इतना सारा काम होता है। मतलब कि आपने जाना कि जब अंड का निषेचन होता है तब क्या होता है, अंड का निषेचन जब होना नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। उसका जो है जनन स्वस्थ क्या होता है ये आप जान लो कि क्या होता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के मतलब कि बायोलॉजी के जितने भी होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर साइंस नहीं ले पाओगे। तो इसलिए जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आप देखिए, सुनिए, समझिए, आपके लिए प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर किसी वो आप ही जाने। उसके बाद जो है यहाँ पे हम बात करते हैं कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक रूप से स्वस्थ होना। मतलब कि आपको पहले बताया था कि अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो फिर आपके लिए उतना सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक उसी तरह यहाँ पे होता है जनन स्वास्थ्य में कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जनन से संबंधित जितने भी आयाम होते हैं जैसे कि दिया गया है, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है एवं व्यावहारिक रूप से जो स्वास्थ्य होना चाहिए
समझ गए, उसको हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। और उसका जो है जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि रोगों का लैंगिक संचरण भी होता है, जिसको हम कह रहे हैं शॉर्ट में कह सकते हैं STDs। क्या कह सकते हैं? STDs, रोगों का लैंगिक संचरण। इसमें क्या होता है, देख लिया कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे कि जीवाणु जनित में हो सकता है, बीमारी हो सकती है, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब बीमारी का नाम है, ये सब आप हो सकता है। क्या समझे? उसका जो है यहाँ पे बात करते हैं बी नंबर में कि विषाणु जनित में मस्सा, HIV, एड्स, ये रोग हो सकता है। मतलब कि जो हमारे पास दो बीमारी होता है, एक जीवाणु जनित होता है, एक विषाणु जनित होता है। जीवाणु जनित रोग में गोनेरिया या सिफिलिस हो सकता है, और विषाणु जनित में मस्सा या फिर HIV, एड्स जिसको कहते हो, ये हो सकते होने की संभावना होती है। तो इस सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस सब से बचने के लिए हमें कंडोम के उपयोग से इन रोगों के संचरण कुछ सीमा तक हम रोकना संभव है। मतलब कि इस रोग को हम कुछ रोक सकते हैं इसका यूज करके। क्या समझे? इसका यूज करके हम इस बीमारियों से बच सकते हैं। क्या समझे? अब उसके बाद करता है कि गर्भरोधन क्या होता है। तो गर्भरोधन को रोकना गर्भरोधन ही कहलाता है। सॉरी, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन ही कहलाता है। मतलब समझ गए? गर्भरोधन क्या होता है? मतलब कि गर्भधारण जो होता है उसको रोकना, मतलब कि शरीर के अंदर जो है शिशु का विकास न होना, उसको ही हम गर्भरोधन कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल चीज बताया गया है गर्भरोधन के प्रकार, कि गर्भरोधन कितने प्रकार से आप कर सकते हो। कि मतलब कि गर्भ को रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार से आप कर सकते हो। एक तो होता है यांत्रिक अवरोध के द्वारा कर सकते हो, रासायनिक तकनीक के द्वारा से कर सकते हो, IUCD के द्वारा कर सकते हो, और शल्य क्रिया के द्वारा भी कर सकते हो। जैसे यांत्रिक अवरोध में हो जाएगा कंडोम की सहायता से, साइकिल कैप के द्वारा सहायता से आप कर सकते हो, रोकथाम इसकी कर सकते हो। अब रासायनिक तकनीक के द्वारा यानी दवाइयों के द्वारा आप इसकी भी रोकथाम कर सकते हो। अब IUCD क्या होता है? इसको लूप ट्यूबेक्टोमी के सहायता से भी आप रोकथाम कर सकते हो। उसके बाद जो है ये शल्य क्रिया जो होता है उसमें नसबंदी ट्यूबेक्टोमी की सहायता से आप इस गर्भ की प्रक्रिया को आप रोकथाम कर सकते हैं। क्या समझे? अब देखो कि यहाँ पे बात बताया गया है कि गर्भरोधन के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं गर्भरोधन के। तो यहाँ पे बताया गया है आपको, तो इसे मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर भी 4 प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख लो कि यांत्रिक अवरोधन में शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। मतलब कहा जाता है कि यहाँ पे देख लो कि यांत्रिक अवरोधन जो था अंड और शुक्राणु से कैप जो होता है वो क्या किया जाता है कि उसके द्वारा जो है जो भी शुक्राणु होता है उसको अंड कोशिकाओं तक पहुंचने ही नहीं देता है। तो इसीलिए जो है वो गर्भरोधन रुक जाता है, नहीं हो पाता। उदाहरण अगर कहा जाए तो शिश्न को ढकने वाले कंडोम कह सकते हो, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप कह सकते हो। उसके बाद जो है रासायनिक तकनीक के द्वारा अगर कहा जाए तो रासायनिक तकनीक आप दवाई जानते ही हो। तो मादा के अंड को न बनने देना, ये आप दवाई का यूज कर सकते हो, टैबलेट का यूज कर सकते हो, बहुत सारे मार्केट पे अवेलेबल रहता है। इसके लिए दवाई ली जाती है, आपको पहले ही बताया, जो कि हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देता है। इनके अन्य प्रभाव विपरीत प्रभाव भी हो सकता है, मतलब कि इसका कुछ कुप्रभाव भी हो सकता है, इसलिए टेबलेट नहीं लेना चाहिए। इसका बहुत ही मतलब कि प्रभाव हो सकता है, अगर मान लीजिए रिएक्शन कर गया तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम होता है। अब आप यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ICUD, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्रीन कंट्रसेप्टिव डिवाइस। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे, एक नंबर में हो सकता है तो पूछ सकता है। लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे कि गर्भधारण नहीं होता है। समझ में आया? अब बात करते हैं
शल्य क्रिया तकनीक क्या होता है? एक तो होता है नसबंदी, दूसरा होता है ट्यूबवेक्टोमी। तो नसबंदी मतलब होता है कि पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोक करके उसमें से शुक्राणुओं के हस्तांतरण को रोकना, यही होता है नसबंदी। अब यहाँ पे ट्यूबवेक्टोमी क्या होता है वो जान लीजिए। महिलाओं की अंडवाहिनी को अवरुद्ध करके अंड के हस्तांतरण को रोक देना, यही होता है ट्यूबेक्टोमी। क्या समझ में आया? अब ये यहाँ पे बात करता है कि भ्रूण हत्या क्या होता है, वो जान लीजिए कि भ्रूण हत्या क्या होता है। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। मतलब क्या रहता है कि मादा के द्वारा जो भी भ्रूण होता है, मतलब भ्रूण मतलब बच्चा होता है, छोटा सा होता है, वो उसको गर्भाशय में ही मार देना वो भ्रूण हत्या होता है। क्या समझ गया? उसका जो है एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक होता है। यह तभी संभव होगा कि जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी कि भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। मतलब कि कहा जाता है कि एक स्वस्थ समाज के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि संतुलित लिंग का अनुपात जो है आवश्यक होना चाहिए, और तभी यह संभव होगा कि जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी कि भ्रूण हत्या और भ्रूण लिंगी निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना, समझ गया, रोक करके हम इसकी एक भ्रूण हत्या को हम रोक सकते हैं। अब बात कर यहाँ पे जो है कुछ प्रश्नावली आ चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आंसर को मैं नहीं देखना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो चुका है कंप्लीट, ओके। तो ये जो है हमारा जनरल चैप्टर जो है खत्म हो चुका है, और ये खत्म होने के बाद जो है मैं अगले चैप्टर में भी हाथ लगाऊँ। तो अगले चैप्टर देखने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की दबा लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके मन में अभी भी कोई डाउट होता है या फिर अभी भी हमारे समझाने से अगर कुछ छूट गया है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में मेरी जितनी भी कमी होती है वो मैं पूरा कर पाऊँ, ओके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।